हेलो एवरीवन। लास्ट जो डायरेक्ट टैक्स का टेस्ट हुआ था उसमें आई गेस सब लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया है। अगर सब टेस्ट देते तो काफ़ी अच्छा होता, बट जिन लोगों ने टेस्ट दिए हम लोगों ने उनकी क्वेरीज का आंसर किया है। और आज हम अगला पोर्शन लेने वाले हैं आपको वीडियोस के फॉर्मेट में। एंड द पर्पस ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस इज दैट कि मैं इंश्योर कर लूँ कि आप लोग वीडियो सेम फ्लो में देख रहे हो और टेस्ट वगैरह लेके आप लोगों को क्लैरिटी है। तो आज हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ अमलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन और लाइक दिस केसेस। व्हाट डज इट मीन? मान लेते हैं ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो बी लिमिटेड में अमलगमेट हो गई। तो अमलगमेट होने के बाद सर हाउ मच डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल टू ए लिमिटेड एंड हाउ मच डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल टू बी लिमिटेड, ये जो बाइफर्केशन करना है ये कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में आप 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बाइफर्केशन जो होता है ये होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। मतलब ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड में मर्ज हो गई तो जितने नंबर ऑफ डेज कोई पर्टिकुलर असेट ए लिमिटेड ने यूज किया था उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन उतने डेज के लिए ए लिमिटेड को मिलेगा। एंड जितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर डेज बी लिमिटेड ने उस पर्टिकुलर असेट को यूज किया था उतने दिनों का उतने डेज का डेप्रिसिएशन बी लिमिटेड को मिलेगा ऑन दैट पर्टिकुलर असेट। कीपिंग दिस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर हमको बांटना है, ध्यान में रखने का हमें। और अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके नोट्स में पेज नंबर 107 के ऊपर 107 के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन सामने रखिए, पेन पेंसिल नोटबुक अगर निकाल के रखोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा सबके लिए। चलिए क्या कहा है क्वेश्चन देखिए। मिस्टर गोपी कैरिंग ऑन हिज business as a proprietor converted same into a limited company by the name of Gopi Pipes Limited on 1st July 2019। यानी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के तो हमारी जो थी वो थी क्या थी हमारी प्रोप्राइटरी कंसर्न। एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने क्या कन्वर्ट किया है, कंपनी कन्वर्ट किया है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द असेट आर गिवन बिलो। ब्लॉक 1 दिया है प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक है। 1 अप्रैल 2019 को उसका डब्ल्यू 12 लाख। ब्लॉक 2 दिया है बिल्डिंग 10% ब्लॉक है। 1 अप्रैल 2019 को उसका डब्ल्यू है 25 लाख। और आगे का है कंपनी गोपी पाइप्स लिमिटेड acquired plant and machinery in December 2019 for rupees 10 lakhs and it has been doing business from 1st July 2019। ठीक है, compute the quantum of depreciation to be claimed by Mr. Gopi and successor Gopi Pipes Private Limited for the assessment year 2021। Assume that plant and machineries were purchased by way of account paying check। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों को दिया होगा। अब होगा कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मेरे पास 30 जून तक के कंपनी है, सॉरी 30 जून तक के मेरे पास में प्रोप्राइटरी फर्म है। एंड 30 जून के बाद में व्हाट आई हैव इज कंपनी। ठीक है, 30 जून तक के मेरे पास में प्रोप्राइटरी फर्म है और 30 जून के बाद 1 जुलाई से मेरे पास में क्या है, कंपनी है। तो 1 अप्रैल से लेके तो 30 जून तक के जो भी कॉमन यूज्ड वाली असेट है, आई एम रिपीटिंग द वर्ड कॉमन यूज्ड वाली असेट, यानी ऐसे असेट जो प्रोप्राइटरी फर्म ने भी यूज किया एंड कंपनी ने भी यूज किया, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मिलना है वो प्रोप्राइटरी फर्म को भी मिलना है एंड एट द सेम टाइम कंपनी को भी मिलना है। जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी और ये बिल्डिंग, ये दोनों ने यूज किया है। लेकिन ये जो दिसंबर में जो असेट परचेस किया ये सिर्फ कंपनी ने यूज किया है, क्योंकि जुलाई के बाद तो हमारे पास में कंपनी। मतलब ये जो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन यूज वाली असेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो डेप्रिसिएशन बांटना पड़ेगा कंपनी में और प्रोप्राइटरी कंसर्न में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। एंड ये जो असेट है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने यूज किया है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कंपनी को। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर कैसे आएगा। तो जैसे ये मेरा पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से लेके, ये हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का हमारा पीरियड है।
टोटल 365 डेज पकड़ रहे हैं हम लोग। आप 366 डेज भी पकड़ सकते हो अगर लीप ईयर मानते हैं तो। आइडियली लीप ईयर मान के 366 डेज पकड़ना चाहिए, पकड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और तो अप्रैल से 30 जून का ये एक पीरियड होगा मेरे पास में, और जुलाई से मार्च का ये एक पीरियड होगा मेरे पास में। यानी ये मेरा रेशियो है 91 डेज रेस टू 274 डेज, जिसमें मुझे पूरा डेप्रिसिएशन बांटना है। अगर आप लीप ईयर लोगे तो 366 डेज मान के एक डे इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा माइनर फर्क आएगा, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन असेट यूज्ड बाय प्रोप्राइटर एंड कंपनी बोथ। पहले हम उन असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो प्रोप्राइटर ने भी यूज किया है और कंपनी ने भी यूज किया है। जिसमें क्या है हमारे पास में, देखिए इधर पढ़ा था हमने, एक प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक और एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ब्लॉक 1 प्लांट एंड मशीनरी 15%, ब्लॉक 2 बिल्डिंग है 10%। ओपनिंग डब्ल्यूडी है 12 लाख, इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडी है 25 लाख। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया 15% से 1,80,000 और इसके ऊपर 10% से आ गया 2,50,000। आप लोग कैलकुलेटर लेके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे हम भी एक बार कैलकुलेटर लेके कंफर्म कर लेते हैं कि 12 लाख, ठीक है, इसके ऊपर 15%, ठीक है, ये 1,80 आ गया, और 2.5 लाख पे 10% तो 2,10,000 आएगा। ठीक है, अब ये जो डेप्रिसिएशन आया, तो प्लांट एंड मशीनरी का पहले 1,80,000 का प्रोप्राइटर को कितना मिलेगा, प्रोप्राइटर सर 91 डेज के लिए था, देखिए अप्रैल से लेके जून तक के, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 365 डेज इंटू 91 डेज, तो राउंड ऑफ करके आएगा 44,877 प्रोप्राइटर के लिए आएगा। और सेम वे में बिल्डिंग का भी प्रोप्राइटर के लिए कितना आएगा 62,329, तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर प्रोप्राइटर आ जाएगा 1,07,206। ऑन द सेम लाइन कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी का शेयर आएगा 135 123, और बिल्डिंग का शेयर आएगा 187 671, और इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी परचेस एंड पुट टू यूज ओनली बाय कंपनी, जो कि कंपनी ने परचेस एंड पुट टू यूज कब किया था, देखिए सर कंपनी ने ये किया था दिसंबर 19 में, मतलब ये क्या है लेस देन 180 डेज है, तो इसके ऊपर 7.5% लेंगे जो आएगा 75,000, तो टोटल कंपनी का डेप्रिसिएशन हो गया 3,97,794, और हमने अज्यूम किया है कि 365 डेज है। आप 366 लोगे थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है, आप स्कैनर चेक कर सकते हो, स्कैनर में इसको कंपेयर कर सकते हो। तो दिस वाज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन जब अमलगमेशन और कन्वर्जन और डीमर्जर वगैरह होगा तब के लिए। अभी हम लोगों को एक और छोटा सा कंसेप्ट समझना है, जिस कंसेप्ट को अगर हमें समझना है तो उसके लिए आप लोगों को पहुंचना है पेज नंबर 111 के ऊपर, जिसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट हैपेंस, आप लोग पहले मुझे ये बताइए डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर है कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो सर डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या कहा गया है कि डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ, डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट अवेलेबल। मतलब अगर आपके पास में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। जैसे अगर हमें ये समझना है तो एक बार देखते हैं हम लोग क्विकली, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे ये एक एग्जांपल है जो आप लोगों को लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल एंड बैलेंस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब मान लेते हैं टोटल अवेलेबल डेप्रिसिएशन था 10 लाख, लेकिन सिर्फ 8 लाख ही हम क्लेम कर पाए, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना बचा 2 लाख। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, दैट इज अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी करंट ईयर का जो अनक्लेम्ड या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप क्लेम कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में नहीं कर पाया तो उसके बाद वाले साल में, उसके बाद वाले साल में नहीं कर पाया तो उसके बाद वाले साल में। देयर इज नो लिमिट, आप कितने भी साल तक के एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनी नंबर ऑफ ईयर्स तक के उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल 1 में हमने आपको कहा कि आपको डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड इज 20 लाख, और क्वेश्चन में दिया कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 28 लाख। तो 28 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है, 20 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो मैंने पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 8 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीपी।
इशू क्लोज। उसी केस में अगर डेप्रिसिएशन 20 लाख क्लेम करना है लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल है सिर्फ 17 लाख का, तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कितना करेंगे, सिर्फ 17 लाख। और 3 लाख यानी 20 लाख का क्लेम करना था, 17 लाख क्लेम किया, 3 लाख का विल बी नोन एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एमसीक्यू के लिए भी आपको ये याद रखना है, दे कैन आस्क फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर एग्जांपल 3 में आपको लॉस है, और अब अगर सर लॉस है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने का सवाल आता ही नहीं है, पूरा 20 लाख का विल बी नोन एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको छोटी सी पॉइंट है, पॉइंट से ध्यान रखना है इसको। चलिए, तो अभी छोटे से कुछ कंसेप्ट थे, आई होप आप लोगों को क्लियर है। और अगर आप लोगों को ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़कर कुछ और पॉइंट्स या कुछ और चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जस्ट अ सेकंड, चलिए, तो एक कंसेप्ट होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का। ठीक है, आप जैसे ये मिलता है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को, यानी मान लेते हैं कि आप लोग मैन्युफैक्चरर हो या आप लोग कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आप लोग आ जाते हो पेज नंबर 103 के ऊपर आपके नोट्स में, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नए प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या कहा आपको, देखो, अगर आप additional depreciation is allowed for new machinery or plant other than ships and aircraft acquired and installed after 31st March 2005 by an assessee engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, and it is available at the rate of 20% of actual cost। यानी जो भी एसेट का कॉस्ट होगा उसका 20% आप लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको किसी भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मिलेगा, लेकिन ये शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम ये जो नीचे आपको ये असेट्स के जो नाम दिए हैं इनके ऊपर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बस एक बार मैं क्विकली रिलुक करवा दे रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस ले पाऊँ। तो ये किस किस को अवेलेबल नहीं है, ऐसा डेप्रिसिएशन, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस पे अवेलेबल नहीं है, ऐसी मशीनरी और प्लांट जो इंडिया में इंस्टॉल करने से पहले इंडिया के बाहर किसी ने यूज़ किया होगा, ऐसी मशीनरी और प्लांट जो आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में आपने इंस्टॉल किया है, या आपने आपके गेस्ट हाउस में इंस्टॉल किया है, या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको छोटी मोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, अगले लेक्चर में हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।